2018 में यूपी SSC वीडियो के अंतर्गत जो पेपर कराया गया था उसका सेक्शन यूपी SSC वीडियो 2018 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सभी लोग मिलकर लगभग तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे 2018 के। इसको हम 3 भागों में बांट के सॉल्व करेंगे। पहले सेक्शन में हिंदी को, फिर रीजनिंग को, उसके बाद में जो जीएस का सेक्शन है उसको करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। वैयक्तिक श्रेणी का मतलब लगभग आप सभी जानते होंगे, जो किसी व्यक्तिगत या फिर अनौपचारिक रूप से किसी को लिखा जाता है, जिसमें आपके माता पिता हो सकते हैं, मित्र हो सकता है या कोई हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पत्र की विशेषता क्या क्या होती है। तो इसके लिए देखते हैं कि पत्र की विशेषता है सरल भाषा होनी चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता होना चाहिए, संक्षेप और संपूर्णता होनी चाहिए, प्रभावन्विति होनी चाहिए, बाहरी सजावट होनी चाहिए और विनिमयशीलता होनी चाहिए। तो इन 6 विशेषताओं में प्रेषक जो है सेंडर को नहीं रखा जाता है, प्रेषक इसका गलत जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो इसका जवाब है शिकायत पत्र होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर के रूप में देखें तो बड़ा, बड़ी, बढ़ाऊ, ये दीर्घ स्वर होते हैं, जबकि ओ जो है ये क्या है, यह संयुक्त स्वर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगर देखें तो इनमें से एक नज़र में ही आ जाएगा आप सभी को कि अध्ययन। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तरदायित्व। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, उनमें से कौन कौन सी आप सभी को पता ही होगा कि इसमें क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है। तो संधि का प्रकार है स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ये संधि के प्रकार थे, जबकि अनुस्वर संधि का प्रकार नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें से देखना है, तो ऑप्शन बी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, विद्यालय। फिर कहता है देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो इसके लिए हम देखते हैं तो ऑप्शन बी जो है तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रथम पद जो लगभग तो नहीं होता है, लेकिन अंतिम पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो इसमें हम इस तरह से कह सकते हैं कि यह तत्पुरुष समास है। जबकि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी की बात करें तो 5 वट मनों का समूह या 5 वट जो होते हैं उसका समूह होता है, अर्थात यह होगा द्विग समास। द्विग समास में क्या होता है कि पहला जो पद होता है, यानी पूर्व पद जो होता है उसमें नंबर्स होता है, और जो उत्तर पद होता है उसमें किसी ग्रुप यानी समूह का बोध होता है, तो उसको द्विग समास होता है वहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अधिकारी में उपसर्ग की बात की जाए तो अधिकारी में अधि शब्द
जो होगा वो उपसर्ग होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर अन्य शब्द देखें अधि उपसर्ग के तो अधिराज हो गया, अधिलाभ हो गया, अधिगत हो गया, अधिकरण हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? तो अ उपसर्ग नहीं होगा, अर्थात उपसर्ग मतलब हटा, मतलब जो आ होगा उसको हटा के अगर देखें तो कौन से जो पूरे शब्द बनते हैं वो हो सकता अथक हो जाएगा, अभेद हो जाएगा और चूक होगा। जबकि अनुज आ हटा देंगे तो इसमें कोई नया शब्द नहीं बन पाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी, अनुज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है? और नी प्रत्यय अगर देखते हैं तो हम बात में मतलब हमें मिलता है कि शेरनी, मोरनी, नौकरानी और कुटनी। तो इसमें नौकरानी में आनी प्रत्यय है, नौकरानी में आनी प्रत्यय है। इस तरह अगर और शब्द देखा जाए तो आनी प्रत्यय, आनी में प्रत्यय लगते हैं, तो जैसे देवरानी, सेठानी, जेठानी और नौकरानी, ये सभी शब्द बनते हैं आनी प्रत्यय से। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है, तो तत्सम नहीं है तो इसमें से कपाट, कीटक, कूची और कुंभकार। तो इसमें से तत्सम जो नहीं है वो है कूची, हमारा शब्द है कूची। अगर तत्सम की बात करें तो तत्सम में अन्य शब्दों के पहचानने का तरीका है। एक सा, एक छा, वाह हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, ये षष्ठ वाले सा, री हो गया, री हो गया, त्रा हो गया और रा हो गया और या हो गया। ये शब्द जहाँ पे दिखते हैं तो लगभग मान के रखा जाता है कि ये तत्सम शब्द होते हैं, वहाँ पे तत्सम शब्द हमें दिखाई देता है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव की बात की जाए तो इसमें हमारा पत्ता जो है ये तद्भव शब्द है। तद्भव की पहचान के लिए लगभग हम जहाँ पे शब्द में बा देखते हैं, ठीक है, फिर सा देखते हैं और क्या देखते हैं, चंद बिंदी अगर दिखती है तो ये क्या होता है, तद्भव के पहचान के लिए माने जा सकते हैं कि वहाँ पे लगभग तद्भव के शब्द होंगे। फिर अगले शब्द की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तो तत्सम अगर हमें ढूंढना है तो अभी बताया गया है कि तत्सम शब्द कौन से हो सकते हैं। तो सोला, शोभन, सोता और सोना। अरे तालवी सा जहाँ पे होगा वो नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा अगला, ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो उत्पत्ति के आधार पर चार भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तत्सम होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है और विदेशज होता है, और एक शब्द होता है देशज, देशज होता है। ठीक है, यानी हमारे कौन सा गलत होगा, ऑप्शन सी होगी कि यह शब्द नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा अर्थात जो हमें समूह को दर्शाता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि समूह यानी ग्रुप को बताता है। सभा, यानी सभा में बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग कलेक्ट होते हैं, तो उस कारण से वो समूह होता है। कक्षा, कक्षा में कई सारे विद्यार्थी होते हैं। भीड़, भीड़ भी एक समूह है, यानी दौड़ जो होता है ये एक प्रकार की क्रिया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? कौन सा निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्य मतलब होता है जो हमें लिक्विड को शो करता है, अर्थात हमारा दूध जो होता है, जबकि खटाई, मिठाई और ठंड ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द रेखांकित शब्द के किस भेद का उदाहरण है?
और ये है निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण की किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो थोड़ा जो है एक किसी मात्रा को बताता है, अर्थात ये परिणामवाचक। यहाँ क्या है, परिणामवाचक है, यानी परिणाम को शो कर रहा है। परिणाम में और क्या हो सकते हैं, जैसे शेर भर, तो शेर भर हो गया, सोल, ठीक है, शेर शेर भर हो गया, तोला भर हो गया, थोड़ा पानी, कुछ खाना, ये सब क्या होते हैं, ये किसी परिणाम को बताते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं तो क्या है कि जैसे जो क्रिया के मूल रूप होता है उसको धातु कहा जाता है, और धातु क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूप में पाया जाता है। इसलिए इसे यहाँ पे सार्थक ध्वनि जो होता है उससे क्या होता है, शब्द बनते हैं, और इन्हीं शब्दों से क्या होता है, वाक्य बनता है, और जिन्हें उन्हें पद कहा जाता है। ठीक है, तो पद या रूप भी कहा जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है कि मैं वहाँ होकर आया, मैं वहाँ होकर आया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो अव्यय का मतलब होता है जिसपे लिंग, जात, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं वहाँ होकर आया, वहाँ जो है हमारा क्या है, अव्यय होता है। ठीक है, इस पे हमारा क्या, लिंग, जात, पुरुष, कारक, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण कह सकते हैं कि यह अव्यय है। उसने कटोरा भर दूध पिया, तो उसने कटोरा भर दूध पिया, तो इसमें अव्यय शब्द क्या है, ये जो भर है ये क्या होगा, हमारा अव्यय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनार्थ का पर्यायवाची नहीं है? अनार्थ का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है, अनाड़ी जो होगा ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अनाड़ी का पर्यायवाची क्या है, अनाड़ी अनार्थ का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात अनार्थ का क्या हो सकता है, बेसहारा होगा, यतीम होगा, निराश्रित होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची होगा, विचित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विलक्षण हो जाएगा। ठीक है, विलक्षण हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची क्या हो सकता है, अजूबा हो जाएगा, अनूठा, अनोखा, निराला, ये सब क्या होंगे, इसके पर्यायवाची होंगे। जो प्रतिकूल जबकि प्रतिकूल, विपरीत और विरुद्ध ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम की बात की जाए तो अमृत का क्या होता है विलोम, विष होता है। ठीक है, अमर का क्या होगा, अजर होगा, और मत्स्य, मत्स्य अमर का विलोम होगा, यानी जो मरणशील होता है उसको कहते हैं मत्स्य। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम क्या होगा, किसी चीज़ की अगर हम निंदा करते हैं तो क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके बारे में उसकी प्रार्थना भी कह सकते हैं, एक प्रकार से किया जाता है। जबकि निर्दय, श्लाघ्य और निरुद्ध ये असंगत है। कहता है कि आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो कहता है कि को कोई टाल नहीं सकता, किसको कोई टाल नहीं सकता, अर्थात नियत को कोई टाल नहीं सकता। कहते हैं, कहा नहीं जाता है कि जो होना होता है वो होता है, नियत को बदला नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अपने बीच में आपको फिलअप करना है। तो अपने के लिए लड़ना धर्म है, किसके लिए, अपने स्वायत्त के लिए लड़ना धर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, अनियमितता के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। तो जो अनियमितता कैसे कहते हैं, जो नियम नहीं मानता अर्थात नियमानुकूल ना होता है, तो उसे अनियमितता कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। तो जिस पे आक्रमण होता है उसको क्या कहते हैं कि आक्रांत कहा जाता है। जो आक्रमण करता है उसे आक्रामक कहते हैं। जो अपनी आत्महत्या करता है उसे आत्मघाती कहा जाता है, उसे आत्मघाती कहा जाता है। और किसी को पे बलपूर्वक हमला किया था तो उसको क्या बोलते हैं, आक्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो गुड़ गोबर कर देना अर्थात कोई अच्छा काम आप कर रहे हैं तो उसको बिगाड़ दिया जाए। तो अर्थात क्या जाता है, बना बनाया काम जो होता है बिगड़ जाता है, यानी बिगाड़ दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है। हथियार डाल देना अर्थात क्या होता है कि हार मान ली गई है। अगला क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकांतिक का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो क्या हो सकता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए अर्थात बहुत कंजूस होना। कोई बहुत अधिक कंजूस होता है तो उसके लिए क्या आता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। अब मिश्र वाक्य कौन सा होता है कि एक साधारण वाक्य होता है और उसमें कोई दूसरा उपवाक्य जुड़ा होता है। ठीक है। तो पहला अगर हम देखें तो रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति के ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। अर्थात इसमें जो सेनापति था उसको भी उसके काम के कारण से उसको दिया गया है, कोई अदर वाक्य नहीं जुड़ा है। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा गया, यानी कोई लूटने गया था तो उसके अतिरिक्त उसको पिटाई कर दी गई है। जबकि उसने मान लिया कि दोष उसका है, वह मान लेता है कि दोष उसका है। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य कौन सा है, ये ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा, इसका सरल रूप क्या होगा, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो वह दंड से बचने के लिए भाग गया कह सकते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहता है कि वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। ठीक है, वे अनेक विषयों के ज्ञाता होंगे। ठीक है, तो ये गलत होगा। इस समय 4 बजे हैं। ठीक है, फिर कहता है सब लोग अपनी राय दें। सभी लोग अपनी राय देते हैं, ना कि सब लोग अपनी राय देते हैं। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। ठीक है, ये भी गलत है। और तो सही क्या होगा, इस समय 4 बजे होते हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने जिसमें कर्म जो होता है वो क्रिया करता है। ठीक है, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं, रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, यानी बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। अगला क्वेश्चन है, से के द्वारा किसका उपसर्ग है। ठीक है, तो से के द्वारा अर्थात से के द्वारा किसके कारण से होता है, ये होता है करण के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। एक बार हम पूरा देख लेते हैं कि कर्ता ने, कर्ता अगर होगा तो कर्ता ने कि कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान जहाँ होगा से का अर्थ होगा अलगाव के लिए, यदि अलग होने के लिए संबंध को बताने के लिए कहा जाएगा। का की के रा रे रे मामी में ये भी आते हैं। अधिकरण में क्या होगा, में पर होगा और संबोधन करना होगा तो हे अरे यानी जिसमें अर्धबोधक चिन्ह उसमें जुड़े होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। मुझसे अलग, यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये अलग होने का भाव शो कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अभी बताया गया था कि अपादान जहाँ पे होगा वहाँ पे अलगाव की स्थिति दिखाई देती है, तो यानी अलग होने की स्थिति दिखाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी फीमेल वर्ड को जो दर्शाता हो उसको हमें चुनना है।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी झील हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई देश होगा या नगर होगा, द्वीप होगा, कोई समुद्र हो सकता है, यानी समुद्र होगा, सरोवर हो सकता है, पाताल भी हो सकता है, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, देश, वायुमंडल, नभमंडल, प्रांत, ये सब क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। जब कोई घाटी है, ठीक है, कोई घाटी हो सकती है, कोई नदी हो सकती है, झील हो सकती है, जैसे पृथ्वी हो सकती है, ये स्त्रीलिंग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। दोनों वचन यानी एक वचन और बहुवचन की बात की जा रही है, तो दोनों वचन के लिए क्या होगा, कथा। अगर कथा को हम बहुवचन देखें तो कथाएं हो जाएगा, लता के लताएं हो जाएगा, कुटी की कुटियाँ हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बचता है, सरसों। सरसों हमारा शब्द जो बच जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का मतलब है जो लगभग लगभग पूरा काम हो चुका हो जिसमें। ठीक है, वे गए, वे गए क्या है, एक सामान्य भूतकाल है, वे खा रहे थे, अर्थात एक कंटिन्यू काम चल रहा था। ठीक है, वे आए थे, ये क्या है हमारा पूर्ण रूप से भूतकाल है। वे सोकर उठ गए, यानी ये इसमें क्या है, आसन, जिसमें कोई काम जो कर रहे थे वो लगभग पूरा हो गया और दोबारा से नया काम स्टार्ट होने वाला होता है, तो उसको सो करता है। इसको आसन्न भूतकाल भी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण है। निपात एक प्रकार से क्या हो सकता है, निपात है ठीक ठाक। निपात का उदाहरण है, निपात एक प्रकार से क्या होता है, अव्यय होता है, और जो अव्यय होता है वो किसी शब्द के साथ जुड़ के क्या होता है, उस शब्द को बल देता है। ठीक है, यानी यहाँ पे निपात या अव्यय एक प्रकार से कह सकते हैं कि 9 प्रकार के होते हैं। जैसे कहते हैं जी, लगभग, करीब, तो, तो ही का, तो ही का, तक, सा, पर, सिर्फ, केवल, क्या, काश, मत, क्या, जी, नहीं इत्यादि क्या होते हैं, निपात के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुप्रयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, अशुद्धि, अशुद्धि हमें देखना है। ठीक है, तो कहता है कि उसने आसन ग्रहण किया, तो ठीक है, लगभग यहाँ पे सही दिख रहा है। यहाँ पे ये अगला कुछ हमारा विकल्प है, और पूजनीय पिताजी आ गए। तो पूजनीय नहीं होता है, पूज्य होता है, पूज्य होता है। ठीक है, ये कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। तो आर्टिकल 343 में। ठीक है, अगर भाषा की बात की जाए तो संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक की बात की गई है। यहीं पे अगर हम एक भी और देख लेते हैं, तो पहले 1965 तक क्या था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया था, लेकिन उसके साथ में अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए जोड़ के रखा गया था। ठीक है, कि 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी हिंदी के साथ में। तो यहाँ पे 15 वर्ष जो है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पीसीएस में इस बार पूछा गया था। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो कौन सी नहीं बोली जाती है, बांगरू, हड़ौती, बुंदेली और कन्नौजी। तो कौन सी नहीं बोली जाती है, यानी बांगरू नहीं बोली जाती है, हड़ौती भी नहीं बोली जाती है, बुंदेली भी नहीं बोली जाती है, तो क्या बोला जाता है, कन्नौजी बोली जाती है। ठीक है, तो कन्नौजी जो होता है, कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, जो सौरसेन अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है हिंदी की। कहता है कि मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य में उचित अंग्रेजी इस अनुवाद क्या होगा। तो उचित अंग्रेजी अनुवाद की बात देखा जाए तो कहता है कि द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, यानी ऑप्शन सी होगा।
अगला क्वेश्चन कहता है कि एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड अर्थात आवेदन जो है वो अस्वीकार किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी। इस तरह हमने हिंदी का सेक्शन ख़त्म किया है। अगला सेक्शन हम रीजनिंग का या फिर उस जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस जैसे बोलते हैं, जीके बोलते हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है।